नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। स्वराज एक्सप्रेस के इस विशेष कार्यक्रम बूंदें ओस की में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इस प्रोग्राम में एक विशेष देश की जो समस्या है बच्चों की, और वैसे भी हमारा ये जो प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए समर्पित है जो वंचित हैं उन तमाम सुविधाओं से और संवैधानिक वादों से जिसका कि सपना हम लोग एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए जब देखते हैं तो जो एक कल्पना हमारे मन में होती है उससे वंचित बच्चों को समर्पित इस हमारा है ये कार्यक्रम। और आज हम इसमें एक विशेष जो डिजिटल डिवाइड की समस्या है उस पर बात करेंगे। देश के जो ट्राइबल इलाके हैं, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, उन इलाकों के जो बच्चे हैं वो इस लॉकडाउन के बीच में किस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि महंगे स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके लिए तो लगातार जूम पर और दूसरे जो आधुनिक तकनीकें हैं उनसे पढ़ाई हो रही है। लेकिन उन बच्चों का क्या हाल है, ये आज हमारा खास विषय है और इसकी हम शुरुआत करते हैं इस खास स्टोरी के साथ। मिट्टी का कच्चा घर, रसोई में माँ और बेटे की ये तस्वीर। कोरोना महामारी में लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई को लेकर दिख रहा ये जज्बा बहुत कुछ कहता है। ये वो मासूम और गरीब बच्चे हैं जिनके खाने के लिए 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए ऐसी लगन है कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से देश के सारे स्कूल बंद हैं और ये कब खुलेंगे ये भी निश्चित नहीं है। ऐसे में बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो पढ़ें तो कैसे पढ़ें। सरकार और स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा अनिवार्य करते हुए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास का फायदा भी उन्हीं बच्चों को मिल पा रहा है जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं। झारखंड और ओडिशा के इन इलाकों में बहुत कम परिवार के पास स्मार्टफोन है, जिसकी वजह से इन बच्चों को अपनी पढ़ाई को जारी रखना संभव नहीं है। ऐसे में एस्पायर ने इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। घर घर जाकर उन्हें किताबें और स्थानीय स्तर पर मौजूद शिक्षकों को उन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। सर काम को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चा लोग को कॉपी देते हैं, कलर देते हैं और जो भी है क्वेश्चन उसको मैंने बुझाते हैं, समझाते हैं और ऐसे ही बहुत कुछ जिनिस है। ऑनलाइन रे क्वेश्चन सब आसुथिबारु छुआ माने एपटे सपटे न बुली तांकर निज क्वेश्चन आंसर सब करूछंती, जोटा पाउनाहांती ताको नेट रे सर्च करके करूछंती। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ध्यान में रखकर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो उसके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं। जितना भी बच्चों का उनका एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं और उसमें हम उनको डेली स्टडी मटेरियल हुआ और क्वेश्चन वगैरह भेजते हैं और बच्चों से रेस्पॉन्स लेते हैं और मतलब हर एक बच्चे के पास हम पहुंचते हैं और उनका कॉपी चेक करना हुआ कि उनको कुछ डाउट्स हुआ कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको हम बताते हैं और ऐसे करके हम उनको पढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो ओडिशा और झारखंड के 20 ब्लॉक में करीब 30,000 बच्चे रहते हैं, लेकिन सिर्फ 4,200 के पास स्मार्टफोन्स हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 1,834 स्मार्टफोन, 332 शिक्षक और 233 युवा कार्यकर्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नायाब प्रयोग से न सिर्फ बच्चे खुश हैं, बल्कि उनके माता पिता अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर निश्चिंत हैं। अभी हमने ये रिपोर्ट देखी, हमने देखा कि किस तरह से एस्पायर नाम की जो स्वयंसेवी संस्था है वो टाटा स्टील के सहयोग से एक खास प्रयोग कर रही है झारखंड और ओडिशा के ट्राइबल इलाकों में, जहां पर वो बच्चे जो कि लॉकडाउन के दरमियान ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे वो भी कैसे शिक्षा के
का जो ये नई शैली आई है उसमें शामिल हो सके, उसमें उसके लिए एक विशेष योजना बनाकर और विशेष ढंग से इन्होंने एक कोशिशें की। इसी प्रयोग पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं एस्पायर के जो सेक्रेटरी हैं दयाराम जी, हमारे साथ हैं टाटा स्टील की का जो CSR है उसकी एजुकेशन फाउंडेशन की हेड स्मिता अग्रवाल जी, और प्रोफेसर श्याम मेनन जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। दयाराम जी, हम लोगों ने एक स्टोरी देखी, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, अगर आप इस स्टोरी में जो बातें आई उसमें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। इन बच्चों के साथ हम 418 पंचायत के करीब 7029 गांवों में काम कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ पहले से हमारा संपर्क है, इन गांवों में हमारी कमेटियां हैं, इन गांवों में हमारे कार्यकर्ता भी है। बट लॉकडाउन के बाद जब हॉस्टल और सारे कुछ बंद हो गए स्कूल, तो हमारे सामने ये सीधा सवाल था कि कैसे इन बच्चों तक पहुंचे, इनकी शिक्षा को जारी रख सके। और ये बच्चे अलग अलग बिखरी हुई बस्तियों में अपने घरों में है, तो पहला था कि रिसोर्सेज को मैप करें कि हम कैसे पहुंचे इनके बीच। ऑनलाइन की बात समझ में आई, सारी दुनिया ऑनलाइन की बात कर रही थी कि जैसा आपने आंकड़े में दिखाया, ये तो बहुत सीमित बच्चों के पास 16% बच्चे थे जिनके पास मोबाइल की सुविधा है या उनके अभिभावक के पास खास करके जो एंड्रॉइड मोबाइल है। तो फिर ये 84% बच्चों के साथ कैसे पहुंचा जाए। बट गांव में नौजवानों के पास मोबाइल है, हमारे कार्यकर्ताओं के मोबाइल है, तो हमने ये तय किया कि हम एक हाइब्रिड तरीका अपनाएं। मोबाइल के माध्यम से बच्चों तक पाठ लेसन तो भेजे ही, लेकिन जब वो मोबाइल से लेसन पहुंचता है तो ज्यादातर बच्चों 84% बच्चों तक हमारे कार्यकर्ता फिर इनको प्रिंट करके बच्चों तक ले जाते हैं, इन बच्चों तक काम पहुंचाते हैं, फिर उन बच्चों का काम वहां से ले करके फिर उसका मूल्यांकन करके वापस देते हैं। तो सप्ताह में 2 बार कर पाते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जो नेचर है, कंटेंट है इसके लर्निंग का, वो भी थोड़ा अलग, जिस तरह से विद्यालयों में होता है कि स्कूल के पाठ को भेज दिया जाता है और इस पाठ पर कुछ थोड़े इंस्ट्रक्शन देके बच्चे काम करेंगे, वो उनके लिए मुश्किल होता है। स्मिता जी जब बात करेंगे तो विस्तार से बात कर पाएंगे, वो डायरेक्ट रूप से जुड़ी नहीं है कि कैसे हमने इनके कंटेंट को कैसे विकसित किया है। और अभी हम करीब 27,000 बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं जी, और ये संभव है। जी। मैं स्मिता जी से को यहाँ चर्चा में लाना चाहूंगा। देश में बहुत सारे CSIR के एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन ये आपने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जहां पर जो आज एक ऐसी समस्या है जिस पर आमतौर पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, खासकर हम लोग जो मिडिल क्लास के हैं या शहरों में रहते हैं। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ इसके फायदे सबको मिल रहे हैं, जबकि वो हकीकत नहीं है। जो स्टडी जाती है, आंकड़े आते हैं, लेकिन जो कंपनियां, बहुत सी कंपनियां हैं जो जिनका जो CSR है वो मोटे तौर पर जो शहरी डिस्कोर्स है उसके बीच में जो मुद्दे उठ पाते हैं वहां तक सीमित रहता है। आपने एक इतने बुनियादी सवाल को सपोर्ट करने या उसको प्रायोरिटी देने के लिए ये बात कैसे आपके दिमाग में आई? टाटा स्टील का जो CSR का जो पूरा विजन है, वो विजन ही अपने आप में है कि हम एक एनलाइटेंड इक्विटेबल सोसाइटी जिसमें हर इंडिविजुअल, खासकर हर महिला अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच सके पूरी डिग्निटी के साथ, इस विजन को लेके टाटा स्टील का CSR या टाटा स्टील फाउंडेशन काम कर रहा है। और टाटा स्टील ने जो अपना काम, जो भी टाटा स्टील का जो CSR में काम है, वो सिर्फ अपनी पेरिफेरीज में नहीं है कि अपने प्लांट या अपने माइंस के आसपास के कुछ सीमित गांव में ही काम करें, बल्कि हम उससे बहुत दूर तक जा रहे हैं। और टाटा स्टील का काम 6 ब्लॉक्स में उनके बिजनेस प्रेजेंस है। तो पहले तो हमने पूरे ब्लॉक्स को सैचुरेट किया, जहाँ पे उनके प्लांट्स और माइंस से भी काफी दूर पूरे 100% ब्लॉक्स को सैचुरेट करने का पहले हमने तय किया कि ब्लॉक के हर स्कूल और हर बच्चे तक हम पहुंचेंगे। और उसके बाद 5 साल 6 साल हमने इस प्रोग्राम पे काम किया जो 1000 स्कूल्स प्रोजेक्ट है इन 6 ब्लॉक्स में। और उसके बाद 5 साल के नतीजे जो इतने इनकरेजिंग और हार्टनिंग देखने को मिले,
पूरे एक जिले को सैचुरेट करने का सोचा, और अब हम एक करीब 4,500 स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, 1000 स्कूल से। और इस जिले में टाटा स्टील की उस तरह से कोई बिजनेस प्रेजेंस नहीं है, लेकिन टाटा स्टील का ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि जिस एरिया में उनकी मौजूदगी है, जहाँ पे उनकी माइंस और प्लांट्स हैं, उस एरिया की शिक्षा व्यवस्था को उठाना, उसको लिफ्ट करना, इस पर्पस से टाटा स्टील काम कर रहा है। ना कि सिर्फ एक सीमित दायरे में काम कर रहा है, बल्कि एक स्टेट को और एक आगे चल के पूरे नेशनल लेवल पे अगर हम कुछ प्रैक्टिसेस को ले जा सकें, तो यही हमारा उद्देश्य है काम करने का शिक्षा के क्षेत्र में। जी जी स्मिता जी। प्रोफेसर मेनन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो आपने ये जो प्रयोग हुआ उस पर टाटा स्टील के सपोर्ट से जो ये संस्था है एस्पायर, वो इसको दे रही है। ये तो एक उस जगह पर जो झारखंड और उड़ीसा का इलाका है, वहाँ के लिए तो एक ऐसी चीज है जो उम्मीद जगाती है। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे देश में जो डिजिटल डिवाइड की समस्या है, और ये जो लॉकडाउन आया, ये पेंडेमिक आया है, पेंडेमिक में लॉकडाउन और उसके बीच स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन अभी चलेगा, अभी पता नहीं कब तक ये दौर चलेगा, हम लोग जानते नहीं हैं। तो इसमें देश में डिजिटल डिवाइड की समस्या के बीच ये जो ऑनलाइन एजुकेशन से आपको ये एजुकेशन का जो डिवाइड है, एजुकेशनल डिवाइड जो देश के भीतर पहले से मौजूद रहा है, बच्चों में दो अलग अलग तरह की सुविधाओं का, शिक्षा और सुविधाओं का, वो उसको और कितना गहरा होने का आपको अंदेशा होता है? ये तो एक एक्सीजेंसी है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। उसमें हम ज्यादातर जो रिसोर्सेस हमारे पास है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जांपल, एस्पायर और मिलके द रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट ब्लॉक्स में कैसे बच्चों से हाउ दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द चिल्ड्रन। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। लेकिन दिस ऑनलाइन is itself not a solution to the problem, because one is digital divide का सवाल है। I mean it will be divisive in the sense कुछ लोगों को even शहरों में भी, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली स्कूल के मामले में I think I have a little more direct experience, वहां भी they have actually government has said that use WhatsApp as much as possible, but they find that not more than 30% of the households have smartphones. वहां भी एक स्मार्टफोन है फैमिली में, वो बच्चों को कितना कहां तक एक्सेस होगा पता नहीं। So these are not very effective solution to the problem. उसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, डिवाइसेस का जरूरत है। इवन इन आवर कम्युनिकेशन जस्ट नाउ वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू इवन हैव अ स्काइप कॉन्फ्रेंस विद इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। द सिग्नल्स आर नॉट गुड, सो यू कैन इमेजिन हाउ थिंग्स आर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। प्रोफेसर मेनन, मैं फिर आऊंगा आपके पास में, मैं फिर आऊंगा। दयाराम जी, आपने सुनी प्रोफेसर मेनन ने जो बात कही, क्या आपको लगता है कि ये जो हालत है उसके बीच में आपकी संस्था उसके मुताबिक अपने आने वाले दिनों में अपनी स्ट्रेटजी में कुछ और नई चीजें जोड़ेगी? हमने ऑलरेडी जोड़ेंगे। हम तो लगातार प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत जीवंत रिश्ता है। जिन बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके अभिभावक के साथ, पंचायत के साथ, वहाँ के स्कूल के शिक्षक के साथ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ, तो हम मिलकर निर्णय लेते हैं। और हम जो भी निर्णय लेते हैं वो कोई कागजी नहीं होता है। हम पहले रिसर्च, जैसे आपने देखा कि हमने जब तय किया कि हम ऑनलाइन कैसे पहुंच सकते हैं, सारे बच्चों तक कैसे पहुंचना, तो हमने पहले मैपिंग किया, और उस मैपिंग के आधार पर ही निर्णय कर पाए कि हम सब बच्चों तक पहुंचना संभव नहीं है। तो हमारे प्रयोग में तो एक पहले से रिसर्च इन्वॉल्व है, हम बहुत ओपननेस के साथ काम करते हैं। लेकिन दूसरा पहलू मैं उठाना चाहूंगा कि ठीक है, ये कुछ लोग इसमें आर्गू कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेसर श्याम मेनन ने कहा, ये तो एक्सीजेंसीज है, एक तो अबनॉर्मल सिचुएशन है जिसमें हम इसकी बात कर रहे हैं, ये चल रहा है।
लेकिन कुछ लोग ये भी आर्गू कर सकते हैं कि नहीं, टीचर की जगह हम टेक्नोलॉजी से काम चला लेंगे। पहले भी ये बात चलती रही है कि रिमोट एरियाज में आप टेक्नोलॉजी दे दीजिए, वहाँ स्क्रीन लगा दीजिए, एलईडी स्क्रीन, और बच्चे पढ़ लेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि बच्चों के पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो टीचर से क्या सुनते हैं। बच्चे जब स्कूल में होते हैं, आपस में एक दूसरे से सीखना, बहुत सारे प्रयोग करते हैं, सीखते हैं, एक्साइटमेंट है। टीचर का एक बड़ा रोल है और मेंटरिंग का भी रोल है। सब कुछ जो माहौल है, उस माहौल को बिना क्रिएट किए हुए शिक्षा के बारे में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोचना बहुत एकांत किस्म का। हमारे पास समय थोड़ी कमी है, इसलिए मैं स्मिता जी से एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। स्मिता जी, आने वाले दिनों के लिए आप लोगों की और क्या योजनाएं हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आने वाले दिनों के लिए आप लोगों की और क्या योजनाएं हैं? आने वाले दिनों के लिए हमारी ये योजना है कि अभी तक हम तकरीबन 50% बच्चों तक पहुंच पाए हैं इन ऑनलाइन और इस तरीके से, और हम चाहते हैं कि हम एक तो सबसे पहले सारे बच्चों तक पहुंचे। हमारा टारगेट है कि हम अगले शायद 2 हफ्तों में 30,000 बच्चों तक ये जो तरीका है पढ़ाने का, जिसमें ये जो हम बच्चों को लर्निंग टास्क यहाँ से डिजाइन करके भेज रहे हैं, तो ये 30,000 बच्चों तक कम से कम हम इनको पहुंचा पाए और जल्दी ही। और दूसरा, हम एक और चीज जो है वो एक प्रयोग जो हमारा है वो ये है कि आमतौर पे क्या होता है कि जो भी बच्चों की टेक्स्ट बुक के लेसन है उन्हीं को एज इट इज बच्चों को दे दिया जाता है, पर एक बच्चे की स्थिति क्लासरूम में अलग है, जहाँ टीचर है, जहाँ रिसोर्सेज है, जहाँ एक पीयर ग्रुप है बच्चों का। लेकिन जब बच्चा अकेला घर में है, जब बच्ची अकेली है तो और अपने घर में है, तो उसकी स्थिति बहुत अलग है। तो उस स्थिति में बच्चे को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदलेगा। तो हम लोगों ने जो हमने बिल्कुल नए तरीके इजाद कर रहे हैं, बिल्कुल नए सिस्टम से हम बच्चों को टास्क बना के भेज रहे हैं। और हम ये भी सोच रहे हैं कि ये जो क्राइसिस है, इसको हम एक नई चीज क्रिएट करने के लिए, जैसे कि बच्चे नई स्किल्स सीख पाए, जैसे बच्चे इंटरनेट सर्च कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन स्टोरीज, ऑनलाइन कंटेंट। जी स्मिता जी, हमें एक कमेंट श्याम जी से लेना है। समय की थोड़ी सीमा है हमारे पास। श्याम जी, आपने इस पूरी बात में आप एक एजुकेशनिस्ट के नजरिए से, एक आपका जो ब्रॉडर विजन है, आप इसको एक सलाह और संदेश देना चाहेंगे जिससे ये चीज ज्यादा उपयोगी हो और दूसरे लोग भी इसका फॉलो करने के लिए इंस्पायर हों? मुझे लग रहा है कि एक सीखना का प्रक्रिया जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक लेसन्स को समहाउ परीक्षा में, इम्तिहान में लिखने के लिए तैयार करना ये नहीं है। क्लासरूम में जो प्रक्रिया होता है, फेस टू फेस टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स एंड बाकी फ्रेंड्स के साथ, उनका क्लासमेट्स के साथ, पर्यावरण के एनवायरनमेंट के साथ, वो जो है इट इज much larger and much more important than what is given in the textbook and what can be presented through these kinds of ways. So I agree with what Dayaram and Smita was saying, that I think we need to use this as an opportunity. We have to opportunity है, इसलिए to go beyond textbooks and to reach out to the students and support them in various different ways. लेकिन फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन को मुझे लग रहा है कि एक सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑनलाइन। दैट इज फॉर जी श्याम जी, हमारे पास समय की कमी है, ये तो चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में हम लोग अपने अगले एपिसोड में इसे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में जब हम और सवालों के साथ आपसे आएंगे तो हम आपसे और भी चर्चा में के विस्तार में जाने की कोशिश करेंगे। बूंदे ओस की में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।